हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मई मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन चैनल को फॉलो कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की इंपॉर्टेंट रेट्स की। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2020 में अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी रेट में चेंज किया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट किया है 4%, रिवर्स रेपो रेट किया है 3.35%, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो ये किया है 3%, एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18%, एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये है 4.25% और बैंक रेट है 4.25%। देखो, ये जो रेट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन रेट्स को पूछा जा सकता है। तो आपको इनकी फिगर याद रखनी है, जिसमें रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, सीआरआर है 3%, एसएलआर है 18%, एमएसएफ है 4.25% और बैंक रेट है 4.25%। देखो, जनरली हम बात करें एमएसएफ और जो बैंक रेट है ये सेम होता है, जो 4.25% है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो 25 नंबर के गवर्नर हैं। और इसके डिप्टी गवर्नर हैं माइकल तिब्बत पात्रा, महेश कुमार जैन, बीपी कनंगू और फोर्थ डिप्टी गवर्नर का जो पोस्ट है ये अभी वेकेंट है। तो आपको याद रखना है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ये इनमें काफी चेंज हुआ है और जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज पार्टनर विद मारुति सुजुकी टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट्स कस्टमर। यानी किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने कस्टमर को रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम ऑफर करेगा। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने कस्टमर को रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम प्रोवाइड करेगा। देखो, लॉकडाउन को देखते हुए मारुति सुजुकी ने आईसीआईसीआई के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने कस्टमर को रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम प्रोवाइड कर सके, जिसमें वह अपनी कार खरीद सकें और उन्हें मिनिमम से मिनिमम ईएमआई पे कर सकें। तो आपको याद रखना है, आईसीआईसीआई बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने कस्टमर को रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम के तहत ऑफर प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। और मारुति सुजुकी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा। अगला क्वेश्चन है, नेम द पेमेंट बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू डेवलप ए स्पेशल टाइप ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन सच एज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, एनएफसी टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, एसएमईज। यानी किस पेमेंट बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह स्पेशल टाइप के पेमेंट सॉल्यूशंस को डेवलप करेगा, जिसमें वह नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जो एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है और ये फार्मर और एसएमईज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक ये देश का पहला पेमेंट बैंक है। इसने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वह एक स्पेशल टाइप के पेमेंट सॉल्यूशन को, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और जो एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, ये फार्मर्स और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। अब बात करते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अनुभद्रा विश्वास और इसके टोटल कस्टमर हैं 4 करोड़ यानी 40 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं। अब बात करते हैं मास्टरकार्ड की। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में और इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं अजय बंगा और जनवरी 2021 में इसके प्रेसिडेंट सीईओ होंगे माइकल मीबैक, जो अजय बंगा का स्थान लेंगे। तो आपको याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू रिड्यूस द एनुअल लिस्टिंग फी by 10% for SMEs due to COVID-19 pandemic।
यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी जो एनुअल लिस्टिंग फी है उसमें कितने परसेंट की कमी की है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये किया है 25%। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान और लॉकडाउन के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी ने जो उनकी एनुअल लिस्टिंग फी है उसमें 25% की कमी की, जिससे कि जो एसएमई सेक्टर है यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उसको बूस्ट मिले और वह मिनिमम कंप्लायंसेस कॉस्ट को फॉलो करते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर हो सकें। तो आपको याद रखना है ये जो एनुअल लिस्टिंग फी है ये 25% की रिड्यूस की है। अब बात करते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इसको हम सेंसेक्स कहते हैं और इसके एमडी एंड सीईओ हैं आशीष चौहान। अब बात करते हैं एनएससी की। तो एनएससी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका इंडेक्स है निफ्टी, यानी इसके अंतर्गत टॉप 50 कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं विक्रम लियामे। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रेज ₹10 करोड़ बाय सेलिंग कैश मैनेजमेंट बिल। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश मैनेजमेंट बिल को सेल करके कितना फंड रेज करेगा? तो ये करेगा 80,000 करोड़ रुपीस। देखिए, हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल की। ये कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? देखो, कैश मैनेजमेंट बिल ये एक शॉर्ट टर्म बिल होता है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की जो मिसमैच है उसको फुलफिल करने के लिए इस फंड को या इस बिल को इश्यू किया जाता है। तो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश मैनेजमेंट बिल के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपीस का फंड रेज करेगा। ये कैश मैनेजमेंट बिल जो होता है इसके अंतर्गत 91 डेज का मैच्योरिटी पीरियड होता है। ओके, इसको हम जनरली ट्रेजरी बिल की तरह ही काउंट करते हैं, लेकिन ट्रेजरी बिल और जो कैश मैनेजमेंट बिल है इसमें एक माइनर डिफरेंस है। जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये लेस देन 91 डेज के लिए होता है और जो ट्रेजरी बिल है इसको 91 डेज से लेकर 364 डेज के लिए इशू किया जाता है। और कैश मैनेजमेंट बिल को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और जब इसको रिडीम किया जाता है मैच्योरिटी पर तो इसको फेस वैल्यू या एट पार पर इसको रिडीम किया जाता है। तो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश मैनेजमेंट बिल के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपीस का फंड रेज करेगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज एक्सटेंडेड ₹1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू वेस्ट बंगाल रिसेंटली फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। यानी किस बैंक ने वेस्ट बंगाल को फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत 1050 करोड़ रुपीस का फंड एक्सटेंड किया है? तो ये किया है नाबार्ड बैंक ने, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ने वेस्ट बंगाल के लिए हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 1050 करोड़ रुपीस का फंड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के माध्यम से एक्सटेंड किया है। तो आपको याद रखना है ये जो फंड है ये 1050 करोड़ रुपीस का है। अब बात करते हैं हम नाबार्ड की, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। ओके, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम विच हैज लॉन्च्ड बाय आईसीआईसी बैंक फॉर सीनियर सिटीजन्स। यानी कि आईसीआईसी बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा है इस स्कीम का नाम क्या है? तो इस स्कीम का नाम है आईसीआईसी बैंक गोल्डन ईयर एफडी। यानी आईसीआईसी बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक गोल्डन ईयर एफडी। इसके अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन है इस एफडी को ले सकते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें 6.55% की एनुअल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंतर्गत अकाउंट होल्डर अप टू 2 करोड़ रुपीस का फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है ये 5 ईयर है और मैक्सिमम 10 ईयर है। तो आपको याद रखना है आईसीआईसी बैंक गोल्डन ईयर एफडी ये आईसीआईसी बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स डिपॉजिट को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम है ना या ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना टू लॉन्च आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म। यानी किस कंपनी ने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें इन्होंने मिलकर आई टर्मरिक
फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये किया है IBM ने। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये एक टेक कंपनी है। इसने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है। इसमें इन्होंने मिलकर iTurmeric फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू असिस्ट इन मोनेटाइजिंग असेट्स ऑफ सिक्स बाइंड अप स्कीम ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन प्राइवेट लिमिटेड ने सिक्स बाइंड अप स्कीम के लिए जो मोनेटाइजिंग असेट्स हैं उनके लिए एडवाइजर के रूप में किस बैंक को अपॉइंट किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक को। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक को फ्रैंकलिन टेम्पलेटन प्राइवेट लिमिटेड ने जो मोनेटाइजिंग स्कीम है सिक्स बाइंड अप स्कीम की, उनके लिए कोटक महिंद्रा बैंक को एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया है। तो आपको याद रखना है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कोटक महिंद्रा बैंक को एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उदय कोटक, और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एडलविसिस स्विच एंड ऐप बेस्ड मोटर इंश्योरेंस ओडी फ्लोटर पॉलिसी रिसेंटली। यानी किस कंपनी ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है एडलविसिस स्विच, जो एक इंश्योरेंस ओडी फ्लोटर पॉलिसी के अंतर्गत आती है। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है एडलविसिस जनरल इंश्योरेंस ने। देखो, एडलविसिस जनरल इंश्योरेंस एक कंपनी है। इसने एडलविसिस स्विच एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत कोई भी ओनर इंश्योरेंस ओडी फ्लोटर पॉलिसी के तहत जनरल इंश्योरेंस ले सकता है। यानी यदि कोई भी मोटर इंश्योरेंस लेना चाहता है, कोई भी ओनर सिंगल फ्लोटर पॉलिसी के अंतर्गत इंश्योरेंस ले सकता है, और साथ ही साथ अपने जो मल्टीपल इंश्योरेंस हैं उनको भी इस सिंगल पॉलिसी के अंतर्गत ले सकता है। यानी कहने का मतलब है, जब कोई ओनर एडलविसिस स्विच एप्लीकेशंस के माध्यम से इस फ्लोटर पॉलिसी के तहत कोई भी मोटर इंश्योरेंस लेता है, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वह मल्टीपल व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस ले सकता है। अब बात करते हैं एडलविसिस जनरल इंश्योरेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सनी घोष। सनी घोष। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज इन्फ्यूज्ड रुपीज 15,000 करोड़ एज लाइन ऑफ क्रेडिट लोन फॉर 90 डेज टू स्वैप यूएसडी इन विच बैंक। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपीज का फंड इन्फ्यूज किया है? ये किया है एक्सिम बैंक के लिए। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 15,000 करोड़ रुपीज का फंड इन्फ्यूज किया है। अब बात करते हैं हम लाइन ऑफ क्रेडिट की। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट ये एक प्री सेट लिमिट है, इसको किसी भी समय यूज किया जा सकता है। ओके, तो इसके अंतर्गत जो बोरोवर है वह मनी को ले सकता है जब उसको मनी की जरूरत है, यानी जब उसको फंड की जरूरत है, जब इसको ले सकता है। और इनकी जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उस लिमिट तक ये कभी भी इस फंड का यूज कर सकता है। और इस फंड के लिए जो बोरोवर बैंक है या जो बोरोवर है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी है। और एक होता है ओपन लाइन क्रेडिट। ओपन लाइन क्रेडिट के अंतर्गत जब बोरोवर अपनी प्रीसेट लिमिट को यूज कर लेता है और फिर उसको रिटर्न करता है, उसके बाद वह अगेन अपनी प्रीसेट लिमिट तक फंड को दोबारा क्रेडिट के रूप में ले सकता है। तो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 15,000 करोड़ रुपीज का फंड एक्सिम बैंक को प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं एक्सिम बैंक की, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेविड रायस्कोना, और इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज इन इंडिया एज पर आरबीआई मार्च 2020। यानी आरबीआई के अनुसार मार्च 2020 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें कितने परसेंट की कमी आई? तो इसमें आई है 17%। देखो, कोविड-19 लॉकडाउन के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 के लिए एक अपनी रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें करीब 17% की कमी आई है। तो आपको याद रखना है, आरबीआई ने अपने डेटा के अनुसार बताया कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें मार्च 2020 में 17% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। यानी कि मारुति सुजुकी ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें उन्होंने बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम को लॉन्च किया है?
तो ये किया है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने। देखो, मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें इन्होंने मिलकर बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम को अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। देखो, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है अपनी कार सेल को इम्प्रूव करने के लिए जो बैंक्स हैं या जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं, जिसके अंतर्गत वह अपने कस्टमर्स को फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ वह अपनी जो कार सेल है उसको बूस्ट कर सकें। तो इसके लिए मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज पार्टनरशिप विद एलआईसी टू डिस्ट्रीब्यूट द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो आपको बताना है किस कंपनी ने एलआईसी के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है वक्रंगी लिमिटेड ने। देखो, वक्रंगी लिमिटेड ये टेक कंपनी है, इसने एलआईसी के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत वह माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द मॉडिफाइड पीएम वाया वंदना योजना पेंशन स्कीम रिसेंटली। यानी किस कंपनी ने अपनी जो स्कीम है जिसका नाम है पीएम वाया वंदना पेंशन स्कीम, इसमें अभी कुछ मॉडिफिकेशन किया है। तो ये किया है एलआईसी ने। देखो, एलआईसी ने पीएम वाया वंदना योजना स्कीम को लॉन्च किया था, इसमें अभी हाल ही में इन्होंने इस स्कीम को मॉडिफाई किया है। अब बात करते हैं पीएम वाया वंदना योजना की। ये एक पेंशन स्कीम है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ओके, और इसको अभी हाल ही में एलआईसी ने इस स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद पेमेंट टेक कंपनी वीजा टू लॉन्च इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप। यानी किस कंपनी ने पेमेंट टेक कंपनी वीजा के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें इन्होंने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए। तो ये किया है जैगल ने। देखो, जैगल एक कंपनी है, इसने टेक कंपनी वीजा के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें इन्होंने मिलकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए कुछ इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है। यानी ये जो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं इसके माध्यम से जो एसएमईज हैं या जो न्यू स्टार्टअप्स हैं अपने पेमेंट्स को इजी और बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जैगल ने वीजा कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें इन्होंने मिलकर एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइंड एग्रीमेंट विद एनटीपीसी टू स्टार्ट जॉइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। यानी किस कंपनी ने एनटीपीसी के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें वह एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। तो ये किया है ओएनजीसी के साथ। तो यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें वह एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उस पर काम कर सकें। तो आपको याद रखना है, ये ओएनजीसी ने एनटीपीसी के साथ साइन एग्रीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज पार्टनर विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। यानी किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह इंडिया में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसको डायरेक्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये किया है फेडरल बैंक ने। देखो, फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसने अभी हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसके अंतर्गत अपने कस्टमर को डायरेक्टली इंडिया में अपने बैंक डिपॉजिट्स में फंड को डिपॉजिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है, फेडरल बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप करके इंडिया में जो उनकी डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उसमें वह डायरेक्टली डिपॉजिट्स प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक की टैगलाइन है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्टर्स अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू विच डेट। यानी आरबीआई ने इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड को एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सटेंड किया है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत, जिसमें वह प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे पूछा है, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड है इसको कितना एक्सटेंड किया है। तो ये किया है 31 मार्च 2021। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत
जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके प्री एंड पोस्ट शिपमेंट के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है, जो अब 31 मार्च 2021 के लिए किया जाएगा। तो आपको याद रखना है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड है एक्सपोर्टर्स के लिए उसको 31 मार्च 2021 के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन WESP एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2020। यानी यूनाइटेड नेशंस के WESP यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट के तहत जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2020 के लिए वह कितना एस्टिमेट किया है, तो ये किया है 1.2%। देखो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट। इसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2020 के लिए उसको 1.2% एस्टिमेट किया है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें काफी कमी आई। उसको देखते हुए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें काफी डाउनग्रेड किया है। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। इसके अनुसार जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2020 के लिए ये 1.2% है। अगला क्वेश्चन है एज पर ADB रिपोर्ट टाइटल अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू लूज बिटवीन $5.8 ट्रिलियन टू $10 ट्रिलियन। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल है अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट टाइटल के अनुसार इन्होंने ग्लोबल जो इकोनॉमी है इसमें 5.8 ट्रिलियन से लेकर कितने ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ये डाउनग्रेड या इसमें कमी आई है, तो ये है 8.8 ट्रिलियन। देखो ADB ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल है अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। इसके अनुसार जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें 5.8 ट्रिलियन से लेकर 8.8 ट्रिलियन की कमी आई है। अब बात करते हैं ADB की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है मंडलायुंग मनीला फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट हैं मतासुगु अशिकावा। इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 68। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड है सैंक्शनड ₹1500 करोड़ फॉर विच इंडियन स्टेट टू एंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। यानी नाबार्ड ने किस इंडियन स्टेट के लिए 1500 करोड़ रुपीस का फंड सैंक्शन किया है जिससे कि फार्मर्स को कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड की जा सके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से। तो ये किया है पंजाब के लिए। यानी नाबार्ड ने पंजाब स्टेट के लिए पंजाब स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया है या सैंक्शन किया है और इस फंड को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वह अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं या जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनके लिए लोन बैंकों के माध्यम से इजीली ले सकें। तो आपको याद रखना है नाबार्ड ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 1500 करोड़ रुपीस का फंड पंजाब स्टेट के फार्मर्स के लिए प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स एज दे आर इन नीड ऑफ इमीडिएट क्रेडिट सपोर्ट टू मीट देयर इमरजेंसी नीड्स ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। यानी किस बैंक ने स्पेशल बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो वह अपने कस्टमर की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको इमीडिएट क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से प्रोवाइड करेगा जिससे कि उन्हें कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो इमरजेंसी नीड है उनको फुलफिल किया जा सके। तो ये किया है कैनरा बैंक ने। देखो कैनरा बैंक ने एक स्पेशल बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत यदि कोई कस्टमर अपने गोल्ड ज्वेलरी को बैंक के अंतर्गत रख सकता है और वह अपनी जो कैश की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है। यानी कि इस गोल्ड लोन के माध्यम से कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो इमरजेंसी नीड है उनको फुलफिल करने के लिए बैंक के माध्यम से अपने कस्टमर को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको याद रखना है स्पेशल बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन ये कैनरा बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक में अभी सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020 को अमंगलमेशन हुआ जिसके चलते जो कैनरा बैंक है ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है कंट्री में और इसका जो टोटल बिजनेस आउटले है ये 1553 लाख करोड़ रुपीस है।
ओके, और इसकी जो टोटल डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं ये 10,403 हैं और इसके टोटल एटीएम्स हैं 13,448। ओके, और इसकी जो टोटल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है ये हैं 6,000 और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चेयरमैन हैं TN मनोहरन और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। तो आपको याद रखना है केनरा बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए स्पेशल बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो इनके कस्टमर हैं अपनी जो इमरजेंसी क्रेडिट नीड्स हैं उनको इस गोल्ड लोन के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी रिसेंटली। यानी कि नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के माध्यम से कितना फंड एक्सटेंड किया है, तो ये किया है 20,500 करोड़ रुपीस। यानी नाबार्ड ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंतर्गत 20,500 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट या एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। यानी इंडिया का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने वीडियो केवाईसी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है अपने सेविंग अकाउंट कस्टमर्स के लिए, तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। देखो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए वीडियो केवाईसी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है और ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का पहला बैंक है। यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की है। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन तरीके से अपना सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करता है तो उन्हें केवाईसी को फुलफिल करने के लिए नीड होती है, तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कस्टमर को वीडियो केवाईसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है और इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाला ये इंडिया का पहला बैंक है। तो आपको याद रखना है वीडियो केवाईसी फैसिलिटी कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कोटक 188 प्लेटफॉर्म पर इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD एंड CEO हैं उदय कोटक और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज पार्टनर विद बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि इस ई कॉमर्स कंपनी ने बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने। देखो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसने बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया जिसके अंतर्गत यह डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से अपने कस्टमर्स को मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी या मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्रिशियल रिसर्च रिपोर्ट डैश स्टेट रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 20। यानी कि क्रिशियल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन रिसीव की है टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में, तो ये किया है कर्नाटक में। देखो कर्नाटक देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसे क्रिशियल रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है फाइनेंशियल ईयर 20 में ये सबसे ज्यादा रही और इसके लिए क्रिशियल रिपोर्ट ने इसको पहली पोजीशन प्रोवाइड की है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसे टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 20 में सबसे ज्यादा इंस्टॉल करने वाला स्टेट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए लोन वर्थ ऑफ $346 million अराउंड ₹2,616 करोड़ फॉर महाराष्ट्र टू प्रोवाइड बेटर पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र के रूरल एरियाज को पावर कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए $346 मिलियन का फंड यानी कि 2,616 करोड़ रुपीस का फंड अप्रूव किया है। तो ये किया है ADB ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में बेटर पावर कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र को $346 मिलियन का फंड यानी कि करीब 2,616 करोड़ रुपीस का फंड अप्रूव्ड किया है। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म। यानी किस बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म, तो ये किया है सिडबी ने। देखो सिडबी एक बैंक है, इसने भी हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियाज SME सर्विस प्लेटफॉर्म।
यानी ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। यानी जो एसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं वह इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी जो लोन रिक्वायरमेंट है इसके लिए डाल सकती हैं, जिसको अप्रूवल सिडबी के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, सिडबी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं सिडबी की, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज अलाउड टू कटिंग 40 फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी रियाल एंड टू रीनेम इट एज टोमान विच इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। यानी किस कंट्री ने अपनी जो नेशनल करेंसी है रियाल उसमें 40 को कट किया है और उसको नाम दिया है तोमान, जो अब 10,000 रियाल के इक्वल है। तो ये किया है ईरान ने। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो ईरान कंट्री है इसने अपनी नेशनल करेंसी रियाल में 40 की कटौती की और उसको फिर नया नाम दिया जिसका नाम है टोमान। यानी एक टोमान की वैल्यू है 10,000 रियाल्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो कंट्री में जो इकोनॉमिक सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपनी जो नेशनल करेंसी है इसमें 40 को कट किया और उसको नाम दिया है तोमान, जो एक तोमान इक्वल है 10,000 रियाल्स के इक्वल। तो आपको याद रखना है, ये जो 40 की कट किया है तो ये किया है ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स बुपा। यानी कि मैक्स बुपा के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है कृष्णन रामचंद्रन को। यानी कृष्ण रामचंद्रन को मैक्स बुपा के एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्लाइन इन कार सेल इन इंडिया एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। इसके माध्यम से इंडिया की जो कार सेल है इसमें कितने % की डिक्लाइन आई? तो ये आई है 50%। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो इंडिया की कार सेल है इसमें 50% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैंक कम्स अंडर सरफेसी एक्ट रिसेंटली एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यानी किस टाइप की बैंक को सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार? तो ये लाया जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स को। यानी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको भी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब बात करते हैं सरफेसी एक्ट की। देखो, सरफेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये 2002 में एक्ट आया था। ये एक इंडियन लॉ है। इसके अंतर्गत जो बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलाउ किया जाता है कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी जो रेजिडेंशियल और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन किया जा सके। ऑक्शन करके वह अपनी जो एनपीए है उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको इसके अंतर्गत लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज डिसबर्स्ड ₹12,767 crore to state cooperative banks and regional rural bank to extend credit to farmers। यानी किस बैंक ने 12,767 करोड़ रुपीस का फंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये किया है नाबार्ड ने। देखो, नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। इसने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से जो फार्मर्स हैं उनको 12,667 करोड़ रुपीस का फंड क्रेडिट के रूप में प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है, ये डिजिट काफी इंपॉर्टेंट है। 12,767 करोड़ रुपीस फंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। यानी यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया गया है नीरज धवन को। नीरज धवन को यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्थ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 ईयर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार आने वाले 2 वर्षों में इंडिया का जो रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट है उसका कितना फंड उन्होंने एलोकेट किया है। तो ये किया है 15 लाख करोड़ रुपीस। यानी आने वाले 2 वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के माध्यम से रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपीस का फंड इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज अप्रूव्ड ए लोन वर्थ $500 मिलियन फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने $500 मिलियन का फंड लोन के रूप में इंडिया को कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अप्रूव किया है। तो ये किया है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है जो कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज साइंड MOU विद PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू डेवलप रीयूजेबल PPE किट। यानी कि आपको बताना है उस इंस्टीट्यूट का नाम जिसने PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें वह PPE किट को रीयूजेबल करने के लिए डेवलप करेगा। तो ये किया है IIT दिल्ली ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें वह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट को रीयूजेबल करने के लिए डेवलप करेगा। तो आपको याद रखना है ये किया है IIT दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड। यानी RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया है। तो ये किया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंडिया एनर्जी डिमांड फॉल बाय 30% ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IEA। यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार इंडिया की जो एनर्जी है इसकी डिमांड में 30% की कमी आई कोविड-19 लॉकडाउन के चलते। तो आपसे पूछा है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज US INOBI टू OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के US INOBI के रूप में किसे अपॉइंट किया है। तो ये किया है मनीषा सिंह। यानी मनीषा सिंह को OECD ऑर्गेनाइजेशन में US INOBI के रूप में अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूट ए 7-member कमेटी टू एनहांस ऑडिट इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी किस मिनिस्ट्री ने ऑडिट को एनहांस करने के लिए, इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 7-member की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो आपसे पूछा है ये जो कमेटी है ये किस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट की है। तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 7 सदस्य एक कमेटी बनाई है जिसमें वह ऑडिट को इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से एनहांस या बूस्टअप करेगा। तो ये 7 मेंबर की कमेटी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। अगला क्वेश्चन है द IRDAI हैज सेट अप ए पैनल टू फ्रेम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज दैट कैन बी इशूड बाय ऑल द इंश्योरर्स। हु इज द हेड ऑफ दिस पैनल। यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल सेटअप किया है जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी को फ्रेम करेगा जिसके अंतर्गत जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उनको ऑल इंश्योरेंस के माध्यम से इशू किया जाएगा। तो आपसे पूछा है ये जो पैनल है इसके हेड कौन है। तो इसके हेड हैं यज्ञप्रिया भरत, यज्ञप्रिया भरत। तो आपको याद रखना है IRDAI ने एक पैनल सेटअप किया है स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी के अंतर्गत जिसमें जो ऑल इंश्योरर हैं वह इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के माध्यम से उसको इशू करेंगे। इस पैनल के हेड हैं यज्ञप्रिया भरत, यज्ञप्रिया भरत। अब बात करते हैं IRDAI की यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंतिया, सुभाष चंद्र खुंतिया, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है नेम द पेमेंट ऐप विच हैज लॉन्च्ड 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन पैसा बोलेगा एंड भारत पे बैलेंस
फॉर द अकाउंट होल्डर्स, यानी एक पेमेंट ऐप है जिसने 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो आपसे पूछा है इस पेमेंट एप्लीकेशंस का नाम क्या है, तो इसका नाम है भारत पे। देखो भारत पे एक पेमेंट एप्लीकेशन है, इसने 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है जिसमें पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस, इसके माध्यम से जो अकाउंट होल्डर हैं अपने पेमेंट का सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी ये जो एप्लीकेशंस हैं पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस, इसको वॉइस के आधार पर इनेबल किया जा सकता है और साथ ही साथ अपने पेमेंट को कंफर्मेशन दी जा सकती है। तो आपको याद रखना है भारत पे ने कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए भारत पे और पैसा बोलेगा 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं भारत पे की, तो इसके सीईओ हैं असनीर ग्रोवर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ आरबीएल, यानी आरबीएल के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो ये किया गया है दीपक कुमार को। दीपक कुमार को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन recognized as one of the world top 20 inspirational leader in the Medicine Maker Power List 2020, यानी कि मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में इंडिया की जो वर्ल्ड के टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं उसमें इंडिया की तरफ से किसे रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। देखो किरण मजूमदार शॉ ये वर्ल्ड की टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर में आती हैं और इन्हें इसके लिए मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के लिए चुना गया है। तो आपको याद रखना है इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ जो बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो ये किया गया है नीरज व्यास को। नीरज व्यास को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इंटरिम एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड एमएसएमईज बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल रिसेंटली, यानी किसने एसएमईज बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये किया है नितिन जयराम गडकरी। देखो नितिन जयराम गडकरी ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं, इन्होंने एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज एक्सटेंड $150 million foreign currency swap support to which country to help reduce the impact of coronavirus यानी कोविड-19, यानी इंडिया ने $150 million का फंड फॉरेन करेंसी स्वैप के माध्यम से किस कंट्री को सपोर्ट करेगा जिससे कि कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, तो ये किया है मालदीव के साथ। इंडिया ने मालदीव को $150 million का फंड फॉरेन करेंसी स्वैप के माध्यम से सपोर्ट किया है। इसके अंतर्गत जो कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है उसकी इम्पैक्ट को कम किया जा सके। तो आपको याद रखना है इंडिया ने फॉरेन करेंसी स्वैप के अंतर्गत मालदीव कंट्रीज को $150 का फंड करेंसी स्वैप के माध्यम से सपोर्ट के रूप में प्रोवाइड किया है जिससे कि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक डिसीज है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019 what is the India's ranking among 117 nations in terms of budget transparency and accountability, यानी कि ओपन बजट सर्वे 2019 के 7वें संस्करण के अनुसार इंडिया को 117 नेशंस के अंतर्गत बजट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या रैंक प्रोवाइड की गई है, तो ये की गई है 53। देखो ओपन बजट सर्वे 2019 के 7th एडिशन के अनुसार इंडिया को बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत 117 नेशंस में 53 रैंक प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization has announced $3 million to support India's efforts to combat COVID-19, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $3 million का फंड प्रोवाइड किया है, तो ये किया है USAID ने। देखो USAID ये एक यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने इंडिया को कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उससे फाइट करने के लिए $3 million का फंड सपोर्ट के रूप में प्रोवाइड किया है। देखो USAID ने 6 अप्रैल 2020 को इंडिया को $2.9 million का भी फंड प्रोवाइड किया था।
जो अब टोटल $5.9 मिलियन का फंड अप्रूव किया है, जिससे कि इंडिया कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उससे फाइट करने में हेल्प कर सके। तो आपको याद रखना है यूएसएआईडी ने इंडिया को जो टोटल फंड प्रोवाइड किया है ये $5.9 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक, यानी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। ये किया है द सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। देखो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक ये मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है। इनकी फंक्शनिंग में कुछ इरेगुलेटरीज पाई गई, उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस कवर टू इट्स पीपल, यानी निम्न में से इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जो फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस अपने लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ के लोगों को फ्री में और कैशलेस इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Narendra Singh Tomar has added 200 new mandis from 7 states, joined the e-NAM for the marketing of agriculture produce. What is the aim in e-NAM? यानी नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने 200 न्यू मंडीज को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है जो 7 स्टेट से ज्वाइन किया है, और जो अपनी मार्केटिंग प्रोड्यूस है यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको ई-नाम प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग कर सकें। तो आपसे पूछा है जो ई-नाम है इसमें एम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है मार्केट। देखो ई-नाम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस मार्केट पर 7 स्टेट से 200 न्यू मंडीज को यहाँ पर रजिस्टर किया गया है। इसके अंतर्गत जो फार्मर्स हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। ई-नाम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला क्वेश्चन है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस डैश फॉर रिटेल ट्रेडर्स, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अभी अनाउंस किया है कि नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस रिटेल ट्रेडर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके लिए लॉन्च किया जाएगा। तो आपसे पूछा है इस मार्केट प्लेस का नाम क्या है, तो इस मार्केट प्लेस का नाम है भारत मार्केट। देखो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स के लिए भारत मार्केट को लॉन्च किया जो एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द वर्ल्ड बैंक लैंडिंग आर्म्स। देखो वर्ल्ड बैंक की एक लैंडिंग आर्म्स है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके लिए यूएस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो ये किया है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को यूएस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अपॉइंट किया है जो वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म्स है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में अशोक माइकल पिंटो को यूएस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नॉमिनेट किया है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करें। और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।